नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल चैनल की साप्ताहिक कड़ी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस देश के नामचीन व्यंग्यकार की चर्चा करने जा रहे हैं, उनका नाम किसी भी प्रकार के परिचय का मोहताज नहीं है। वे हैं जाने माने व्यंग्यकार और व्यंग्य समीक्षक सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी का जन्म 1959 में हुआ और वो गाजियाबाद दिल्ली के पास सटे हुए महानगर में निवास करते हैं। अभी तक उनकी कुल 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसकी वजह से सुभाष चंद्र का नाम हिंदी व्यंग्य जगत में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, वो है हिंदी व्यंग्य का इतिहास। हिंदी व्यंग्य का इतिहास पुस्तक जो कि भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुई के माध्यम से उन्होंने हिंदी व्यंग्य के पिछले 20वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के इतिहास और व्यंग्य की चारों पांचों पीढ़ियों को उसमें उल्लेखित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी सुभाष चंद्र जी की कई पुस्तकें, एक व्यंग्य उपन्यास अक्कड़ बक्कड़ प्रकाशित हो चुका है, इंसानियत का शो, आइए स्वर्ग चलते हैं, कल्लू मामा जिंदाबाद, ये पुस्तक आपके सामने, थोड़ा हंस ले यार, ये पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है, और अभी हालिया प्रकाशित व्यंग्य संग्रह माफ कीजिए श्रीमान। माफ कीजिए श्रीमान मैं सोचता हूं उनका नवीनतम व्यंग्य संग्रह है। इसके अलावा भी बेबी किलर, बजरंगी लल्ला की बारात, नेशनल बुक ट्रस्ट से श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य नाम की पुस्तक जो उनका चुनिंदा व्यंग्यों का संकलन है, गौरतलब व्यंग्य, मेरी व्यंग्य कथाएं, कुछ विज्ञान के ऊपर उनकी कृतियां हैं जैसे भारत में कंप्यूटर क्रांति, विज्ञान के क्षेत्र में भारत आदि। तो इस तरह से लगभग 47 पुस्तकें व्यंग्य संग्रह और व्यंग्य की आलोचना आदि को लेकर उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यंग्य में हास्य के प्रबल समर्थक हैं वे, और कई हास्य पुस्तकें जैसा आपको अभी मैंने बताया थोड़ा हंस ले यार, और कई हास्य कथाएं उन्होंने लिखी हैं। हंस, इंडिया टुडे, और इसके अलावा वर्तमान साहित्य, हिंदुस्तान, इंद्रप्रस्थ भारती, चौथी दुनिया, कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में, कादम्बनी आदि में उनका व्यंग्य लेखन प्रकाशित होता रहा है, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। वो ये मानते हैं कि मैं बहुत मूडी तरीके का आदमी हूं, लेकिन अपने पाठकों के प्रति सुभाष चंद्र बेहद जिम्मेदार हैं। अपने पाठकों की प्रतिक्रियाओं और उनकी पसंद और नापसंद के प्रति वे बहुत चिंतित रहते हैं। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और हिंदी संस्थानों में उनको व्याख्यान के लिए समय समय पर बुलाया जाता रहा है। जहां तक सम्मान की बात हम करें, 2016 में आपको व्यंग्य श्री सम्मान, श्री नारायण चतुर्वेदी जो बड़ा प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सरकार का पुरस्कार है 2020 में, इसके अलावा शरद जोशी सम्मान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा, डॉक्टर मेघनाथ साहा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा, और अट्टहास सम्मान, सृजन सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो सुभाष चंद्र जी को कई प्रतिष्ठित सम्मानों पुरस्कारों से नवाजा गया है, और हिंदी व्यंग्य जगत में उनकी अपनी एक लेखन शैली है, एक स्टाइल है जिसमें हास्य के साथ साथ व्यंग्य और विसंगतियों का उन पर तीखा प्रहार वे करते नजर आते हैं। वे एक ऐसे लेखक हैं जो सामाजिक सरोकारों से भी बड़ा गहरा वास्ता रखते हैं। उनकी रचनाओं में समाज के जो मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है वो दिखाई पड़ती है। आइए चलिए सुनते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र को, उनकी एक व्यंग्य रचना उनके ही श्री मुख से। नमस्कार मित्रों, एक व्यंग्य कथा मैं आपके सामने लेके आया हूँ।
व्यंग कथा का शीर्षक है कहानी एक करामाती गड्ढे की। ये कहानी एक गड्ढे की है, एक ऐसे करामाती गड्ढे की जिसके बारे में मशहूर था कि उसे सीता मैया का वरदान प्राप्त है कि वो हमेशा पानी से भरा रहेगा। जेठ की तपती धूप में जब नदियां तक जल की कमी का रोना रोती थी, उस समय भी गड्ढे में पानी बना रहता था। कई बार ये भी होता था कि किसी कारण से, धूप से, गर्मी से पानी का स्तर नीचे चला जाता और शाम तक ऐसी ही स्थिति दिखाई देती। बस सीता मैया के प्रताप से सुबह को फिर गड्ढा भरा हुआ मिलता था। अब सीता मैया के इसी प्रताप के कारण वहाँ एक मंदिर भी बन गया था और उसमें पंडित जी सीता मैया की पूजा के महात्म्य के साथ साथ उनकी गड्ढे पर कृपा की कहानी भी सुनाते थे। अब ये कह सकते हैं कि इस करामाती गड्ढे की कृपा से आसपास की बस्ती काफ़ी फैल गई थी। गली के बच्चे मौका पाते ही गड्ढे में कूद जाते और स्विमिंग पूल का पूरा मजा लेते। उनकी इस स्नान क्रिया के कारण कई बार उन्हें आँखों की बीमारी, खुजली आदि गिफ्ट के रूप में मिल जाती थी। गड्ढे के पानी के कारण मच्छरों को भी वहाँ स्थायी रूप से आवास की सुविधा मिली हुई थी, तो सामान्य रूप से मलेरिया की फसल बिना किसी खास परिश्रम के 12 महीनों तक उगा करती थी। बारिश वगैरह के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों का भी ब्योंत बना रहता था। अब चूंकि बीमारियों की तो कोई परेशानी थी ही नहीं, सो इसी कारण मोहल्ले के इकलौते डॉक्टर चड्ढा जी भी हमेशा व्यस्त रहते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि इस गड्ढे को भरने के यत्न ना हुए हों। नगर पालिका ने कई बार कोशिश की, 1-2 बार गड्ढा भरा भी गया, पर जाने क्या हुआ कि दिन में गड्ढा मिट्टी से भरा जाता, रात तक भरा रहता, पर सुबह होते ही सारी मिट्टी बाहर हो जाती, मिट्टी की जगह पानी ले लेता। 2 बार ऐसा हुआ तो तीसरी बार पंडित जी ने अपनी कथा में भक्तों को ज्ञान दिया कि साक्षात सीता मैया अपने अनुचरों के साथ वहाँ आती हैं और अपनी देख रेख में भरे हुए गड्ढे को खाली करवा के जाती हैं। सीता मैया ने उन्हें सपने में दर्शन देके कहा भी है कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो गड्ढे भरने वाले को उनका श्राप लगेगा। सपने की ये कहानी बड़े गोपनीय ढंग से अलग अलग लोगों के द्वारा नगर पालिका के सुपरवाइजर के कानों तक ट्रांसफ़र कर दी गई। घबरा कर नगर पालिका के लोगों ने से भरने का विचार त्याग दिया। बात भी ठीक थी भैया, देवी मैया के क्रोध के सामने कौन पड़े। गली के सब लोग इस गड्ढे के प्रताप से परिचित थे और उस पर श्रद्धा भी रखते थे, पर एक मन्नू बाबू जो थे वो इस गड्ढे के प्रति द्वेष रखते थे और मौका लगते ही सीता मैया से एडवांस में माफ़ी मांगकर गड्ढे को गलिया लेते थे। उनके ऐसा करने के पीछे बड़ा सॉलिड कारण था। बात यह है कि जब भी उनका किसी काम पे लगने का जुगाड़ बैठता, वे बीमार पड़ जाते, कभी खाज, खुजली, कभी मलेरिया, कभी कुछ। सरकारी अस्पताल वाला कंपाउंडर उनका रिश्तेदार था, जो उनकी बीमारी का दोष उनकी गली की गंदगी और उस ना भरने वाले गड्ढे को देता था। अब किस्सा होता ये हुजूर कि मन्नू धीरे धीरे ये मानने लगे थे कि परचून की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक की उनकी जितनी भी नौकरियां हैं वो सब गड्ढे के ही बीमारी के कारण गई हैं। सो मन्नू बाबू को उस गड्ढे से खासी खुंदक थी। वे चाहते थे कि नौकरी खाओ गड्ढा किसी तरह सूख जाए। इसके लिए वे हर रविवार को सीता मैया के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाते थे कि गड्ढे के भरने की प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिर एक दिन सीता मैया ने उनकी सुन ली। उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गड्ढे में पानी काफ़ी कम हो गया था। 2-4 दिन ऐसे ही चलता तो गड्ढे के सूखने की नौबत आ सकती थी। सो मन्नू की दिलचस्पी गड्ढे के सूखने में बढ़ रही थी। उस रात वो जानबूझकर पूरी रात जगे रहे। मन में ये भी था कि क्या पता सीता मैया गड्ढा भरवाने आए तो उनके दर्शन भी हो जाए। वे वहीं उनसे डायरेक्ट विनती कर लेंगे कि वे इस गड्ढे को अपने हाल पे छोड़ दें ताकि वो तसल्ली से कहीं नौकरी कर सके। सो रात 12 बजे के बाद वे रामू के ठेले के पीछे छिपकर बैठ गए। रात के 3 बजे तक तो वे ऐसे ही ऊँघते रहे, पर मैया तो दूर, चिड़िया का बच्चा तक न दिखाई दिया। उन्हें लगा कि उनकी तो रात बर्बाद हो गई। अब ये सोचकर वे वापस घर जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक आहट सुनाई थी।
उन्होंने आहट का पीछा किया तो देखा दूर से लाल साड़ी में एक महिला आती दिखाई दे रही है। उसके पीछे 4-5 लोग और आते दिखाई दे रहे हैं। अब भैया उत्कंठा के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि आज तो सीधे सीधे मैया के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी देर तक वह इसी भौचक्की सी अवस्था में रहे। फिर उन्होंने देवी मैया और उनके अनुचरों के ऊपर दृष्टि डाली, पर यह क्या, जैसे ही लाल साड़ी वाली मैया और उनके अनुचर पास आए तो वो चकित रह गए। क्यों? देवी मैया के हाथ में बाल्टी थी। उन्होंने देवी मैया के अनुचरों की ओर देखा तो देखा उनके हाथों में भी बाल्टियां विद्यमान थीं। सबके हाथों में बाल्टियां थीं और वे गड्ढे की ओर बढ़ रहे थे। गड्ढे के पास जाते ही उन्होंने बाल्टियों से उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। अब मन्नू के लिए रुकना असंभव था। वे तेजी से गड्ढे की ओर लपके ताकि निकट से देवी मैया के दर्शन कर सकें। पर वे जैसे ही उनके निकट पहुंचे तो देखा लाल साड़ी में देवी मैया न होकर साक्षात डॉक्टर चड्ढा जी की श्रीमती जी विराजमान थी। उनके ठीक पीछे स्वयं डॉक्टर साहब उपस्थित थे। डॉक्टर साहब के पीछे उनके तीनों सपूत और उनकी कन्या थी, जो गड्ढे में जल भरो अभियान में अपना योगदान दे रहे थी। अब जितना मन्नू चौंके उतना ही डॉक्टर परिवार चौंका। उन्होंने कुछ उस वाक्य को भी चरितार्थ किया जिसे सना का खजाना कहते हैं। अब डॉक्टर साहब पहले चौंके, फिर रहके और अंत में रिरियाने पर उतर आए। इस सारी प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना सा था कि चाहे जो ले लो पर किसी को बताना मत। पर मन्नू अभी किसी और मूड में थे। वो पहले सारा किस्सा जानना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से गड्ढे के प्रति इस दरिया दिली। साक्षात डॉक्टर चड्ढा जी की श्रीमती जी विराजमान थी। उनके ठीक पीछे स्वयं डॉक्टर साहब उपस्थित थे। डॉक्टर साहब के पीछे उनके तीनों सपूत और उनकी कन्या थी, जो गड्ढे में जल भरो अभियान में अपना योगदान दे रही थी। अब जितना मन्नू चौंके उतना ही डॉक्टर परिवार चौंका। उन्होंने कुछ उस वाक्य को भी चरितार्थ किया जिसे सना का खजाना कहते हैं। अब डॉक्टर साहब पहले चौंके, फिर रहके और अंत में रिरियाने पर उतर आए। इस सारी प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना सा था कि चाहे जो ले लो पर किसी को बताना मत। पर मन्नू अभी किसी और मूड में थे। वो पहले सारा किस्सा जानना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से गड्ढे के प्रति इस दरिया दिली का कारण पूछा तो डॉक्टर ने अपनी कविता की प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई जो कुछ यूँ थी। गली में गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, पानी से गंदगी है, गंदगी से दांत खुजली है, पानी में मच्छर है, मच्छरों से डेंगू है, चिकनगुनिया है, मच्छरों से मलेरिया है, मलेरिया है तो क्लिनिक है, क्लिनिक है तो बीवी के गहने हैं, अपनी दारू पत्ती है जो जब तक सूरज चांद रहेगा गड्ढे में पानी भरा रहेगा, बात है अपनी तय और सीता मैया की जय। अब कविता बेशक नहीं थी पर वो गड्ढे की बदबू की तरह मन्नू के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने डॉक्टर साहब के चरण पकड़ लिए और फिर बाकायदा लमलेट हो गए। बोले, गुरुदेव अपना शिष्य बना लो, भवसागर पार हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने प्रसन्न होकर अपना हाथ उनके सिर पर और बाल्टी उनके फैले हुए हाथों में थमा दी। अब साहब कुछ दिनों तक मामला ऐसे ही चला। कालांतर में मन्नू उनके कंपाउंडर की गति को प्राप्त हुए। काफ़ी दिनों तक उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। दिन में वे कंपाउंडर की ड्यूटी बजाते, ज़रूरत पड़ने पर रात को गड्ढा भरो अभियान में अपना योगदान देते। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर काम मिल गया। वो डॉक्टर साहब की कन्या से इलू इलू खेलने लगे। थोड़े दिनों की मशक्क़त के बाद वो डॉक्टर साहब के दामाद की पदवी को प्राप्त हुए और डॉक्टर साहब के अल्लाह मियाँ के घर जाने के बाद उनका प्रमोशन खुद कंपाउंडर से डॉक्टर के पद पर हो गया। अलबत्ता उन्होंने अल सुबह बाल्टी की कलम और पानी की रोशनाई से गड्ढे पर कविता लिखना नहीं छोड़ा। उनकी और उनकी पत्नी की कृपा से गड्ढा अब भी पानी से लबालब भरा रहता है। हे सीता मैया, जैसी तुमने मन्नू पर कृपा करी ऐसी सब भक्तों पर करिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे सुभाष चंद्र जी। आपने उनकी एक हास्य व्यंग कथा जो अभी उनके द्वारा जिसका वाचन आपने सुना, मैं सोचता हूँ कि सुभाष चंद्र जी की ये रचना आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हम लोगों को लगातार अवगत कराते रहिए। तो मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के बीच में शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।